क्या आपके भी लैट्रिन में ब्लड आ रहा है? जब आप मोशन करने जाते हैं मॉर्निंग में तो आप देखते हैं कि आपके स्टूल के साथ, आपके लैट्रिन के साथ रेड कलर आ रहा है। अगर ये हो रहा है तो कौन से डॉक्टर को दिखाएँगे? किस तरीके से क्या-क्या जाँचें आपको कराना सही रहेगा? ये 2 भागों में विभाजित होता है दोस्तों। बीच में छोटी आंत होती है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और दोस्तों साइड में चारों तरफ लार्ज इंटेस्टाइन होती है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी लैट्रिन में ब्लड आ रहा है? जब आप मोशन करने जाते हैं मॉर्निंग में तो आप देखते हैं कि आपके स्टूल के साथ, आपके लैट्रिन के साथ रेड कलर आ रहा है। जी हाँ, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों। मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे। तो आइए हम लोग बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में जो ब्लड आ रहा है आपके स्टूल में, आपके लैट्रिन, आपके मोशंस के साथ सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग या कभी भी आ रहा है, तो उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या-क्या अगर ये हो रहा है तो कौन से डॉक्टर को दिखाएँगे? किस तरीके से क्या-क्या जाँचें आपको कराना सही रहेगा? और क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास रहेंगे? इसके बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों अब आपको लैट्रिन के साथ ब्लड आ रहा है, तो इसका जो ज़्यादातर जो इसके पीछे का कारण होगा वो आँत से आ रहा होगा। तो दोस्तों हमारा एक ये जो आँतों की संरचना होती है, अगर बहुत लोगों को जानकारी होगा, जिनको नहीं पता हो तो ये 2 भागों में विभाजित होता है दोस्तों। बीच में छोटी आँत होती है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और दोस्तों साइड में चारों तरफ लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसको लार्ज बाउल या लार्ज इंटेस्टाइन साइड में होता है। तो दोस्तों ये जो ब्लड आ रहा है आपके स्टूल में, आपके लैट्रिन में, तो इसके पीछे जो ज़्यादातर कारण होता है, वो बड़ी आँत के भी निचले वाले हिस्से में होता है, जिसको एनस बोलते हैं और रेक्टम बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो लोगों को दिक्कत हो रही होगी, वो यहीं की समस्या होगी और अच्छी बात ये है कि यहाँ की जो समस्या होती है, उसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से उपलब्ध है और आप पूरी तरह 100% तरीके से इस बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। बाकी बड़ी आँच से भी दिक्कत हो सकती है, इसके बाद फिर बड़ी आँच से दिक्कत हो सकती है। जितना आप दूर जाते जाएँगे, उतना संभावना कम होती जाएगी और फिर लास्ट में हम लोग रखेंगे कि छोटी आँच की भी कुछ बीमारियाँ होती हैं, जिससे ये आपको ब्लड हो सकता है आ रहा हो। और कई बार हमारी बॉडी में ही जनरली मान लीजिए बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, मान लीजिए प्लेटलेट, आपको डेंगू फीवर हुआ था, आपकी प्लेटलेट कम हो गई या आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो चुका है, तो उसमें भी ये हो सकता है। ये सब रेयर कारण हैं। तो आइए दोस्तों वन बाय वन, जो मैं अभी बता रहा था कि एनल और रेक्टम के जो कॉमन कारण होते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रेक्टम है और ये हमारा लैट्रिन का आखिरी छोर है, लैट्रिन का रास्ता है और ये एनल कैनाल है। एनल कैनाल के ऊपर दोस्तों रेक्टम होता है। तो दोस्तों एनल कैनाल की बहुत आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हम लोग फूड का जो सेवन कर रहे हैं या लॉन्ग सिटिंग आवर्स है या बहुत सारी ऐसी अल्कोहल का इंटेक है, फाइबर की कमी है, उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। एनल कैनाल की समस्या आजकल बढ़ गई हैं। तो दोस्तों बहुत कॉमन कारण होता है हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स दोस्तों कुछ नहीं, ये वेन्स होती हैं, नसें होती हैं एनल कैनाल के रीजन की, जो फूल जाती हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा और ये ब्लीड करने लगते हैं। जैसे इस केस में ये अंदर है, एनल जो ये एनल ओपनिंग है, कुछ तो बाहर लटक जाती है जैसे ये, तो इसको एक्सटर्नल हेमरॉइड्स बोलते हैं। हो सकता है आपको फील होता हो, आपको ब्लड आता हो और आपको बहुत पेन होता हो और आपको फील होता हो कि कहीं जो मेरा एनल ओपनिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मांस का टुकड़ा जैसा आ रहा है जो ब्लड ब्लीडिंग कर रहा है। तो आपको घबराना नहीं। बहुत लोग घबरा जाते हैं, इसको डिस्कस ही नहीं करते किसी से, उनको उलझन होती है, वो घबरा से जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन समस्या है। इसको ही दोस्तों हेमरोइड्स या पाइल्स बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन कारण होता है। ये नस सूज गई और इससे ब्लड आने लगा, तो ये बहुत कॉमन कारण होता है। साथ ही साथ ये जो इंटरनल हेमरोइड्स होगा, जो अंदर होगा, ये आपको नहीं पता चलेगा। इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। कई बार दोस्तों एनल कैनाल में फिशर बन जाता है। यहाँ पे जैसे फिशर कुछ नहीं होता, एक चीरा, जो हमारी डाइट ठीक नहीं है, मोशंस ठीक नहीं है, तो चीरा सा बन जाता है, तो वो भी ब्लीड कर सकता है। और बहुत सारे पेशेंट में फिस्टुला टाइप का भी बन जाता है, यानी कि पस इकट्ठा होने लगता है। पस अपना ट्रैक बना के साइड से पस आपके जो एनल ओपनिंग होती है, जो लैट्रिन का जो छोर होता है, उसके आसपास से आपके पस बनने लगता है, फिस्टुला आने लगता है, हल्का हल्का ऊज करने लगता है। ये भी एक बीमारी होती है। बट सबसे कॉमन कारण दोस्तों ये हेमोरॉइड्स या पाइल्स की समस्या होती है और इसका इलाज बहुत आसान होता है। अब हम लोग दोस्तों, ये तो बहुत सबसे कॉमन कारण थे। अब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी आंत के भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज करके एक बीमारी होती है, जिसमें पूरी आंत में सूजन हो जाती है। और या बड़ी आंत का कोई इन्फेक्शन हो गया, जिसको कोलाइटिस बोलते हैं आम भाषा में, ये हो सकता है।
और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि कैंसर से भी ब्लड आ सकता है, इसलिए हमको ये समस्या इग्नोर नहीं करना चाहिए। बड़ी आँत का कैंसर दोस्तों कॉमन है, काफ़ी कॉमन है और यंग एज में भी हो जाता है। तो अगर यंग एज का भी व्यक्ति है तो ये एक चीज़ जो होती है हमको रूल आउट करना ज़रूरी रहता है कि कहीं कैंसर तो नहीं है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसकी संभावना बहुत कम होती है, बट हम लोग को एक ये चीज़ जो है रूल आउट करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों बड़ी आँत से रिलेटेड ये 2-3-4 मुख्य कारण हैं। फिर दोस्तों हम लोग मूव करते हैं आगे छोटी आँत के कारण। अब दोस्तों अब आप थोड़ा-सा चीज़ ऑब्ज़र्व भी करेंगे, अगर आपका ब्लड जो लैट्रिन में आ रहा है वो एकदम चटक है, वो जो स्टूल है जो लैट्रिन से मिक्स होके नहीं आ रहा है वो अलग से आ रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि समस्या आपको हेमोरॉइड्स वगैरह की है, एनल कैनाल वाली समस्या है। अगर स्टूल आपका मतलब जो आपका स्टूल है उसमें मिक्स होके आ रहा है, रेडिश आपको जैसे येलोइश लैट्रिन होती है तो आपको रेडिश टिंज्ड लैट्रिन हो रही है, तो कारण आपका बड़ी आंत में होता है। और जो छोटी आंत की अगर ब्लीडिंग हो रही होगी तो काले रंग की होती है, जिसको दोस्तों ब्लैक कलर का स्टूल होगा और इसको मेडिकल भाषा में मलीना भी बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी बड़ी आंत या हो सकता है स्टमक में कहीं न कहीं ब्लीडिंग हो रही हो। तो दोस्तों ये कारण रेयर होता है, बट ये भी एक कारण होता है। छोटी आंत की या पेट की बीमारी जैसे अल्सर वगैरह हो गए तो हल्का-हल्का ब्लीड करता रहेगा और जब तक वो छोटी आंत से पूरा ट्रैवल करके बड़ी आंत से पूरा जब नीचे से निकलेगा तब तक वो ब्लड जो है होता है काला हो गया होता है। आप समझ सकते हैं ब्लड जो फ्रेश ब्लड होता है वो रेड होता है। तो नीचे से अगर फ्रेश ब्लड आ रहा हो तो नीचे की दिक्कत होगी और ये ब्लैक कलर का ब्लड हो जाता है बाद में डिकम्पोज होके अब मोशन होते होते इतना प्रोसेस होने के बाद जब स्टूल में आ रहा है तो ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो आपकी जो स्टूल होगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो ये भी इशारा करेगा कि आपकी समस्या पेट या छोटी आंत में है। अब दोस्तों हम लोग कॉमन टेस्ट के बारे में बात करें। अब दोस्तों ये सब तो हो ही गया, आपको कारण पता चल गए। अब दोस्तों हम लोग कई बार पेशेंट होते हैं जो टेस्ट कराने से आनाकानी करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। जब तक आप बीमारी सिर्फ आपने कॉज बता दिया और उसका इलाज करते रहेंगे तो समझ नहीं आएगा आपको। आप आपको पिन पॉइंट कि क्या कारण से ये हो रहा है, छोटी आंत की समस्या है कि बड़ी आंत की समस्या है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो एग्जामिनेशन हम लोग अमूमन डॉक्टर्स को दिखा देते हैं जिनकी इसमें स्पेशलिटी महारत नहीं होती है। तो ऐसे डॉक्टर जो इस फील्ड में विशेषज्ञ होगा, आप इसमें किसी सर्जन को दिखाएँ, ठीक है? या किसी गैस्ट्रो के डॉक्टर को दिखाएँ या किसी गैस्ट्रो सर्जन को दिखाएँ। इन 3 डॉक्टर्स को आप दिखाएँगे तो बेस्ट रहेगा। जनरल सर्जन को दिखा सकते हैं, डीएम गैस्ट्रो या जो गैस्ट्रो सर्जन होते हैं उनको भी दिखा सकते हैं। तो वो लोग एग्ज़ामिन करेंगे, वो लोग आपके लैट्रिन के रास्ते के आस-पास एग्ज़ामिन करेंगे। हो सकता है फिंगर इंसर्ट करके देखेंगे कि कहीं क्या-क्या समस्या है, उसी पे बेसिस पे हो सकता है जो कॉमन बीमारी हो तो उसका डायग्नोसिस वहीं बन जाएगा, आपको फिर कोई टेस्ट फर्दर कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर नई बीमारी तब भी पता चल रही है तो कोलोनोस्कोपी होती है दोस्तों। इसमें एक स्कोप से आपकी बड़ी आँत की जाँच किया जाता है, लैट्रिन के रास्ते से ही जाँच किया जाता है। और अगर छोटी आँत में देखना है तो दोस्तों ऊपर से मुँह से जाँच किया जाएगा, उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। ये दोस्तों जाँचें अगर आपको ये समस्या एडवाइस करी जाती है, आपको ज़रूर करानी चाहिए क्योंकि ये बीमारी पिक कर लेगी। जो मैं बताया था कैंसर भी अगर होगा तो ये सारी चीज़ें पिक कर लेगी। उसके अलावा दोस्तों ब्लड का टेस्ट, कहीं बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी तो नहीं है, हीमोग्लोबिन आपका ठीक है कि नहीं, और स्टूल का टेस्ट कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पैरासाइट तो नहीं आपके बड़े आँत में या छोटे आँत में रह रहा है जो ब्लीडिंग कर रहा हो। तो ये सारे टेस्ट दोस्तों कॉमन होते हैं। उसके अलावा अगर तब पर भी बीमारी नहीं फाइंड आउट होती है तो और भी फर्दर टेस्ट रेडियोलॉजी के, सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह आपको हो सकता है एडवाइस किया जाए। तो ये दोस्तों बेसिक टेस्ट है। ज़्यादातर अच्छे डॉक्टर को हम लोग क्या करते हैं, उस विशेषज्ञ के पास नहीं जाते हैं, किसी अन्य डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, तो वो एग्ज़ामिन नहीं कर पाएगा और वो जाँच भी थोड़ा-सा लीक से हट के कर देगा, तो आपको बीमारी का डायग्नोसिस बनाने लेट हो जाती है। तो इस समस्या में ये सब विशेषज्ञ हैं, इनको ज़रूर दिखाएँ और हो सकता है बगैर किसी जाँच के सिर्फ़ एग्ज़ामिन करके आपकी बीमारी का पता चल जाए और इलाज भी बहुत आसानी से संभव हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अब आपको ब्लीडिंग हो रही है तो कारण आइडेंटिफ़ाई हो गया। सबसे ज़्यादा कॉमन होता है पाइल्स या हेमोरॉइड्स। अगर ये छोटे होते हैं तो इसको दवाई से, मेडिसिन से या आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस दिए जाएँगे, उसके बल पे, या फिशर वगैरह हो गया तो ट्रीटमेंट का एक कोर्स दिया जाएगा। अगर आप ठीक हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है या फिर अगर जो आपके हेमोरॉइड्स है बड़े हैं तो बहुत आसानी से इसका सर्जरी हो जाएगी। ऑपरेशन बहुत आसानी से हो जाएगा और आसान इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमको पेट पूरा चीरना नहीं है। चूँकि ये नीचे से ही है तो इसका ऑपरेशन नीचे से ही जो हेमोरॉइड्स होते हैं वो सर्जन जो होता है बाँध देता है, लाइगेट कर लेता है और निकाल देता है और आप पूरी तरह सिम्पटम फ्री हो जाएँगे। तो डिपेंड करता है। और कोई बड़ी आँत का है, मान लीजिए कोई आपको न्यूट्रिशनल कमी हो रही थी या मान लीजिए कोई कोलाइटिस
आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा था, कोई टाइफाइड वगैरह वाला हो सकता है इन्फेक्शन हो रहा हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा हो, या आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह हो, तो उसके हिसाब से इसमें ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों को हेमोरॉइड्स अगर ये समस्या है तो बहुत अच्छी संभावना है कि आपको हेमोरॉइड्स ही होगा, और उस तरीके से आराम से आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन बहुत लोग घबरा जाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन नहीं होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ना के बराबर होते हैं, बहुत आसानी से आप सिम्पटम फ्री हो जाएंगे। अब दोस्तों 2 चीज़ें महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्यों ये समस्या आजकल ज़्यादा होने लगी है, हेमोरॉइड्स पाइल्स की समस्या? दोस्तों हमारी डाइट की वज़ह से है। हम लोग को जो अपनी डाइट में फाइबर होता है इनटेक, ये कम होता जा रहा है। हम लोग प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। दोस्तों 30 से 40 ग्राम फाइबर हर व्यक्ति को प्रतिदिन खाना चाहिए, और जो डेटा कहता है एज़ मच एज़ 90% लोग ये जो अमाउंट है फाइबर नहीं लेते अपनी डाइट में। अब ये नहीं लेंगे तो सब दिक्कत होगी। फाइबर रिच फूड दोस्तों फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लेग्यूम्स होते हैं, दाल होते हैं जिनमें फाइबर होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनमें फाइबर होता है। अगर आप डाइट से फाइबर नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो हो सकता है आप फाइबर के बहुत सारे सप्लीमेंट्स, इसबगोल वगैरह होते हैं, बहुत रेडिली अवेलेबल हैं, तो वो भी आप अपने डाइट में ले सकते हैं। आप उसको पानी में घोल के पी सकते हैं ताकि फाइबर जो आपकी बॉडी में जाना हो। अगर आपको समस्या है तो ये एक फाइबर का आप एक ट्रायल देके देख सकते हैं। अगर आपको खास तौर पे एनल फिशर वगैरह है तो उससे भी आपको सिम्पटम रिलीव होगा। दोस्तों अगली जो चीज़ होती है, पानी का इंटेक हम लोग को प्रॉपर रखना चाहिए। पानी अगर हम लोग कम लेंगे तो हमारा जो स्टूल होता है वो बहुत हार्ड होगा। हार्ड स्टूल हमारे एनल एनल कैनाल और रेक्टम के लिए अच्छा नहीं होता है, वो उसको इरिटेट करता है और ये सारी जो बीमारियाँ होती हैं ये ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर ये सब दिक्कत होती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके किसी रिलेटिव को ये समस्या है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।